हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था तियान हैन ने सिसान पे अटैक कराने के लिए अपने बंदों को भेज दिया होता है। वही क्रिस और जेनी ने मिलकर सिसान को बचा लिया होता है। वही जब वो एसेसिन बाहर निकलते हैं तो वो देखते कि उनके सारे लोग मारे जा चुके हैं और क्रिस सिसान के पाँव में जो गड़ी हुई स्वॉर्ड होती है उसको बाहर निकाल देता है। सिसान सोच रहा होता है मैंने तियान हैन को अपना सब कुछ माना था, वो मुझे आज मारने के लिए आ गए। वह जिस क्रिस की फैमिली को मैंने मारने का ट्राई किया था वो मुझे बचाने के लिए आ गया। अब से मैं क्रिस का कुत्ता बन के रहूंगा। सिसान बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, अब से आप मेरे मालिक है। क्रिस बोलता है तो तुम्हारा नाम तियान सिसान नहीं बल्कि सैन सिसान होगा। सिसान बोलता है हाँ मास्टर। क्रिस बोलता है तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो ज़ियानु मेंशन के अंदर रहेंगे, इससे तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स होंगे वो मेरे हाथ में होंगे। हम दोनों को इससे काफी ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है। जेनी सोच रही होती है किसी के पेरेंट्स को अपने पास में होस्टेस बना के रखना और उसके सामने अच्छा भी बन के रहना। सच में हमारी फैमिली में कोई भी इतना चालाक नहीं है जो कि ये सब कर सके। सिसान बोलता है जैसा मास्टर आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्रिस खुश होते हुए बोलता है सिसान उठ जाओ, तुम्हारे पैरों में चोट लगी हुई है, ठंडी जमीन पे रहना तुम्हारे पाँव के लिए डेंजरस हो सकता है। जेनी सोच रही होती है किसकी जो एक्टिंग स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छी है। सीन चेंज होता है, हम देते सिटी लॉर्ड के पैलेस को, जहाँ पे गार्ड बोल रहा होता है कि सारे एसेसिन जिनको हम लोगों ने भेजा था वो सिसान को नहीं मार पाए क्योंकि सिसान को बचाने के लिए क्रिस आ गया था। हमारे एसेसिन में से 2 लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते वो सुंदर लड़का काफी ज्यादा कमीना है, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रह रहा है। जो तियान है ना उसने यहाँ पे बहुत सारे क्राइम कर रखे हैं, ना जाने कितने ही परिवार है जो कि उसकी वजह से बर्बाद हो गए। उसको अगर 10 बार भी मौत की सजा मिले तो भी वो कम है। वही जो सिसान है उसको तियान हैन के सारे क्राइम पता है और वो ब्लैक किंग के भी सारे कामों से अच्छी तरीके से वाकिफ है। अब हम एक बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुके हैं। गार्ड बोल रहा होता है अब हम तियान हैन को और नहीं बचा सकते। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं सबको पता है तियान हैन मेरे अंडर में काम करता है और तियान हैन अपना 20% प्रॉफिट हर साल मुझे देता भी है। अगर वो पैसा कमा ही नहीं पाएगा तो आखिर वो मुझे पैसा देगा कहाँ से। सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है तियान हैन को मारना कुछ ऐसा है जैसे मैं अपने हाथ तोड़ लूं, उसके मरने से मेरी इज्जत काफी ज्यादा घट जाएगी। अभी तक तो काउंट ज़ोनो ने कुछ किया भी नहीं है, हमें तो बस उनका सन इन लॉ ही हराता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से हम लोग मजाक बन के रह जाए। फिर सिटी लॉर्ड बोलते हैं झेंगजिन कहाँ पे है, वो तियान हैन का एक बहुत ही बड़ा बेकर है और तियान हैन के थ्रू हमसे ज्यादा पैसे कमाता है। गार्ड बता रहा होता है कि जैसे ही झेंगजिन को पता चला कि सिसान बच गया तो वो भागता हुआ गवर्नर के पास चला गया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जो गवर्नर का रथ था वो तो पहले ही निकल गया, तो इसी वजह से अपने फादर की सवारी को पकड़ने के लिए झेंगजिन ने पूरे 1 घंटे तक घुड़सवारी करी और फाइनली उनके पास में पहुंच गया। झेंगजिन अपने फादर को बता रहा होता है फादर हम सिसान को मारने में फेल हो गए और अब वो सिसान किसका कुत्ता बन चुका है। गवर्नर बोल रहे होते मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पता है अब क्या करना है। झेंगजिन सोच रहा होता है मैं तियान हैन को कैसे मार सकता हूँ, वो हमारी झैंग फैमिली को अपना 35% इनकम दे देता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें एक बार भी अभी तक ये इनकम नहीं मिली। अगर हम उसे बिना एक बार भी पैसे लिए मरने देंगे तो ये हमारा बहुत ही बड़ा लॉस होगा। झेंगजिन बोल रहा होता है तियान हैन ने हमारी फैमिली ज्वाइन करी है, उसे ऐसे ही मरने देना हमारी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात होगी। साथ ही झेंगजिन सोच रहा होता है ये सही नहीं है, वो क्रिस एक बहुत ही चालाक बिस्ट है, तियान हैन के ना होने पे हमारे पर बहुत ही बड़ी दिक्कत आ सकती है। गवर्नर बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है काउंट डोंगहाउ और काउंट ज़ुआनु में कौन ज्यादा पावरफुल है। झेंगजिन बता रहा होता है जो काउंट डोंगा है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, वो पावरफुल दिखते तो है पर उनमें बहुत सारी कमियां हैं। वहीं जो काउंट ज़ुआनु है काफी ज्यादा वीक और बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही किसी टर्टल की तरह है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि आखिर कहाँ से स्टार्ट करना है। गवर्नर बोल रहे होते तुम्हें पता है वो रातों रात एक्शन नहीं लेने वाले, तो आखिर तुम इतनी हड़बड़ाहट क्यों कर रहे हो। झेंगजिन बोल रहा होता है पर डैड मेरी बात तो समझिए। तभी गवर्नर बोलते हैं कमांडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। झेंगजिन बोलता है कमांडर के जो व्यूज होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होने चाहिए, उसका पूरा सिचुएशन के ऊपर ध्यान होना चाहिए और छोटी मोटी बातें कमांडर को परेशान नहीं कर सकती। अगर तुम बैटल में हार भी जाते हो तो तुम्हें एक मिनिमम लॉस कराना होगा और हम लोग कभी भी लेजी नहीं बन सकते और हमारे पास में हजारों रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि हम कभी भी बर्बाद ना हो। गवर्नर बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मुझसे क्या पूछने आए हो। झेंगजिन सोच रहा होता है डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं पर फिर भी मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तियान हैन को मारने की वजह से वो क्रिस काफी ज्यादा प्राउड हो जाएगा। गवर्नर बोलते हैं आगे बढ़ो और तियान हैन को मार डालो। गवर्नर के पास जाने के बाद में झेंगजिन काफी जोर से अपना हंटर चलाता है। झेंगजिन बोल रहा होता है ये बिल्कुल उसी दिन की तरह जिस दिन हम लोगों ने सिसान के पांव तोड़े थे, उस दिन भी हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। अगर मैं तियान हैन को मार देता हूँ तो मेरी उतनी ही बेइज्जती होगी जितनी की उस दिन तियान हैन की हुई थी। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मुंह को आगे लेके जा रहा हूँ क्रिस से थप्पड़ खाने के लिए। सीन चेंज होता है, मैं ब्लैक का सीन दिखा जाता है जहाँ तियान हैन को बता रहा होता है क्रिस ने सिसान को बचा लिया और अगर मैं सच बताऊँ तो वो कमीना हमारा ही वेट कर रहा था वहाँ पे आने का। हम सिसान को मारने ही वाले थे लेकिन तभी जेनी वहाँ पे आ गई और हम सभी को खत्म कर दिया। तियान हैन अपने 7th और 8th सन को बोलता है ठीक है तुम लोग ऐसे जा सकते हो, फिर वो खुद भी बाहर आ गया होता है। तियान हैन सोच रहा होता है अगर सिसान ने अपना मुंह खो दिया तो मैं नहीं बचने वाला, बीते कुछ सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, ऐसे ऐसे क्राइम्स किए हैं जिनकी कोई माफी नहीं है और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि मैंने बड़े लोगों के चक्कर में बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां करी है। लगता है अब मेरा अंत सामने है।
मैं मानता हूँ मैं गलत था, मैं बहुत ही गलत था। काश मैंने उस कमीने क्रिस को उसी दिन मार दिया होता। ये बोलते वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो दीवार पे मुक्का मारते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, सभी लोग मुझे माफ कर दो। वापस ब्लैक गैंग में आने के बाद वो एक सीक्रेट रास्ते में चला जाता है। आगे हम थोड़ी देर बाद जुआनी सिटी में जू फैमिली का सीन देखते हैं। जैंगजिन कियान कैन में चिल्लाते हुए बोलता है, क्रिस तो एक पागल था ना, आखिर वो इतना स्मार्ट कैसे हो गया? तुम्हारे परिवार को अगर ये सब पता था तो तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं मार दिया? कियान कैन सोच रही होती है पहले वो एक बंदे जैसा था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा चालाक लोमड़ी बन चुका है। कियान कैन बोल रही होती है, फादर इन लॉ ने क्या बोला? जैंगजिन बोल रहा होता है, फादर ने बोला है कि मैं तियानहेन को मार डालूं। तभी यहाँ पे शिटलॉर्ड आते हुए बोलते हैं, हम लोग तियानहेन को नहीं मारेंगे। अगर हम लोगों ने तियानहेन को मार दिया तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इससे हम लोग इसके सामने पूरी बैटल हार जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर तुमने तियानहेन को मार दिया तो आखिर उसके गैम्बलिंग हाउस और ब्लैक गैंग को कौन संभालेगा? वो हमारे एक साल के अंदर बहुत सारा काम निकालता है, हमें यहाँ पे हर साल बहुत ज्यादा लॉस होने लगेगा। जैंगजिन बोल रहा होता है, आप मुझे बता क्यों रहे हैं? मुझे पता है हम लोग को लॉस होने वाला है। शिटलॉर्ड बोल रहे होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर हम लोगों ने तियानहेन को मार दिया तो क्रिस काफी ज्यादा प्राउड हो जाएगा। जैंगजिन बोल रहा होता है, लेकिन अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो हो सकता है हमारा राज सामने आ जाए। तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है जो कि बोल रहा होता है, कल तियानहेन एक भीड़ इकट्ठा करने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं शिटलॉर्ड के पैलेस के सामने बहुत सारी भीड़ लगी होती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? सभी लोग बोल रहे होते हैं, शायद से यहाँ पे कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसने की बहुत सारे क्राइम किए हैं। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, यहाँ पे पब्लिकली तियानहेन को मारा जाएगा क्योंकि उसने क्रिस के ऊपर गलत इल्जाम लगाए थे। उसने जुआनो सिटी के अंदर काफी सारे क्राइम भी किए हैं और सच में वो एक इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हम देखते हैं उन सभी लोगों में जिन फैमिली का एक बंदा होता है जो कि सोच रहा होता है इसका ट्रायल तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गया, अब तो मैं यहाँ पे काउंटर काउंटेस को भी नहीं बुला सकता। हम देखते तियानहेन हंसते हुए बोल रहा होता है, अगर मैं मर भी गया तो भी मैं एक घोस्ट बन जाऊंगा और मैं तुम सभी लोगों को नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी ऑफिसर्स मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। क्रिस याद रखना, मैं तुमसे कभी भी नहीं हारने वाला। ये बोलते हुए अपने सर को पिलर से मार लेता है। हम देखते तो जिन फैमिली का बंदा होता है वो जुआनो मेंशन आ गया होता है। उसने क्रिस को सारी बातें रिपोर्ट भी कर दी होती है। क्रिस बोलता है, तुम्हें पक्का विश्वास है कि वो तियानहेन ही था? जिन फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, मैंने उसकी शक्ल देखी थी, उसका ऑरा भी देखा था, वो पक्का से तियानहेन ही था। उसने पिलर पे अपने सर को मारते हुए अपनी जान दे दी। वहीं हम देखते हैं शीशान को जो कि तियानहेन के किए हुए सारे क्राइम को लिख रहा होता है। तभी क्रिस वहाँ पे आते हुए बोलता है, तुम्हें अब लिखने की जरूरत नहीं है, तियानहेन मारा जा चुका है। शीशान बोलता है, आखिर ये किसने किया? ये शिटलॉर्ड थे या जैंगजिन? क्रिस बोल रहा होता है, शीशान तुम तियानहेन के काफी ज्यादा करीब रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि उसके पास में कोई बॉडी डबल हो, एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल उसकी तरह दिखता हो? शीशान बोलता है, नहीं, मैंने ऐसे बंदे को तो नहीं देखा। क्रिस भी सोच रहा होता है अपना प्रॉपर डबल ढूंढना ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ बिग शॉट्स है इस दुनिया में जिन्होंने अपना डबल रख रखा है, लेकिन तियानहेन जैसे नॉर्मल बंदे के पास में इतनी पावर नहीं होगी। पर मुझे इतना पता है कि तियानहेन एक बहुत ही बड़ा कमीना है, वो ऐसे तो नहीं मरने वाला। आगे क्रिस जेनी के पास में गार्डन में आ गया होता है। क्रिस को देखते हुए जेनी बोल रही होती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तियानहेन के मरने की न्यूज तो हमारे लिए खुशखबरी है, अब तो तुम अपने दीवार पर लिखे हुए नामों में से एक नाम काटने वाले हो। क्रिस बोल रहा होता है, जेनी का तुम्हें अपनी फीलिंग पे भरोसा होता है? जेनी को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। क्रिस बोल रहा होता है, जितना सुंदर इंसान होता है उसकी फीलिंग उतनी ज्यादा सच्ची होती है। तुम्हें पता ही है मैं सब साइंस बेस्ड चीजें बोल रहा हूँ। जो सुंदर इंसान होता है वो बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन खींचता है, इसी वजह से जो सुंदर इंसान सोचता है वो काफी ज्यादा सच होता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम मुझे ले सकती हो। जब भी मैं रोड पर चल रहा होता हूँ मुझे लगता है कि मुझे 4 लोग देख रहे हैं, खिड़की से छुपके और आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, ये लड़का कितना सुंदर है। जेनी बोल रही होती है, ठीक है तुम दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हो। क्रिस बोलता है, मेरे हिसाब से तियानहेन नहीं मरा है, मेरे पास में कोई एविडेंस तो नहीं है, पर ये मेरी फीलिंग है। जेनी बोल रही होती है, जिस बंदे ने हमें आके ये न्यूज दी है वो जिन हुई है, बिना कंफर्म किए वो कुछ भी नहीं बोलता। क्रिस बोलता है, मैं ये नहीं बोला कि जिन हुई ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, पर अगर मैं जैंगजिन की जगह होता तो मैं तियानहेन को चुपके चुपके मरवा देता। मैं उसकी मौत की बात को फेमस नहीं करता क्योंकि जो शीशान है वो हमारे हाथों में है और तियानहेन के जितने भी घटिया क्राइम है उसके अंदर बड़े लोग भी मिले हुए हैं। अगर सारी बातें सामने आ गई तो बड़े लोग भी नहीं बचने वाले। इसी वजह से वो लोग जल्द से जल्द तियानहेन को मारना चाहेंगे ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। उन लोगों ने तियानहेन को मारा ये चीज तो ठीक है, पर पब्लिकली मारना ये जम नहीं रहा है। वो उसको पक्का से प्रिजन में मारते। जेनी बोल रही होती है, ये इन्वेस्टिगेशन शिटलॉर्ड कर रहे थे, वही जो गवर्नर थे वो इसको वेरीफाई करने वाले थे। इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 15 दिन लगते। तो अगर किसी को भी तियानहेन को जल्दी से जल्दी मारना है तो फिर एक ही तरीका है, तियानहेन को खुद सुसाइड कमिट करना पड़ेगा। क्रिस बोलता है, तुम सही बोल रही हो, तियानहेन अगर सुसाइड करता तो वो प्रिजन में सुसाइड करता, पर बिना किसी रीजन के सभी लोगों के सामने स्पेशल मौत मरना ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेनी और क्रिस बोल रहे होते, हमें उनकी बॉडी देखनी पड़ेगी। क्रिस बोलता है, तियानहेन का घर कहाँ पे है? जेनी बोलते, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलती हूँ। आगे वो लोग तियानहेन की बॉडी को देखने के लिए आ गए होते हैं। क्रिस बोल रहा होता है, क्या ये तियानहेन की बॉडी है? जेनी बोलती है, हाँ ये तियानहेन की बॉडी है। क्रिस बोलता है, हम लोगों ने यहाँ पे आने में बहुत ज्यादा लेट कर दिया, ऊपर से देखते हुए इसको पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में एक्सरे आइज है। क्रिस बोलता है, मुझे कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मिला है।
जेनी तुम रेडी हो जाओ, आज रात को एक काफी शो आने वाला है। जेनी बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। क्रिस बोल रहा होता है अभी तो शो स्टार्ट भी नहीं हुआ और मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। क्रिस को अजीब हरकतें करते हुए देख के जेनी वहां से जाने लगती है। क्रिस जेनी से बोलता है मेरे लिए वेट करो। सीन चेंज होता है, जुआनो सिटी में सीक्रेट रूम का सीन दिखा जाता है जहाँ पे तियानहेन और बाकी सारे लोग बैठे होते हैं। कियान तियानहेन को एक मास्क देते हुए बोलती है मैंने इसके ऊपर एसिड डाला हुआ है, जैसे ही तुम इसे अपने फेस पे लगाओगे तुम्हारा पूरा फेस खराब हो जाएगा। तियानहेन को उस मास्क के अंदर अपने भाई का चेहरा दिख रहा होता है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं तियानहेन के भाई को जो कि तियानहेन की बताई हुई बातों को बोल रहा होता है। तियानहेन रोते हुए सोच रहा होता है मैंने अपने भाई को मरवा दिया। एक दिन पहले तियानहेन अपने भाई के पास में गया था। तियानहेन का भाई बोल रहा होता है मैंने अभी तक 3 लाख गिने भी नहीं है और आप मेरे पास में आ गए। फिर वो खाना को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। तियानहेन का भाई बोल रहा होता है ब्रदर आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर वो तियानहेन को गुस्से में देखते हुए बोल रहा होता है क्या आपको चोट लगी है, कहीं कोई हम लोग को मारने के लिए तो नहीं आ रहा ना। तियानहेन बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें मेरे रहते हुए कोई भी नहीं मार सकता। तियानहेन सोच रहा होता है मेरे बेवकूफ भाई को कुछ भी नहीं पता, जिस बॉस ली की ये बात कर रहा है वो तो 20 साल पहले ही मारा जा चुका है और मैंने इसके गद्दी के ऊपर बॉस पहले ही राज करना स्टार्ट कर दिया है। तियानहेन का भाई बोल रहा होता है बॉस ली ने हम दोनों भाइयों को अडॉप्ट किया था और हम दोनों को मार्शल आर्ट भी सिखाया और फिर हम दोनों भाई साथ में मिशन भी किया करते थे। उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था बहुत सारे लोगों को मारने के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों को जगह जगह से भागना भी पड़ा। हम डर जाते थे कि बॉस ली हमको कभी मारने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद से मैं अंडरग्राउंड में छिपने लगा और अपने जू सनमई को मार दिया जिससे मैं शादी करने वाला था। तियानहेन बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती थी, वैसे मुझे देखना था कि आखिर तुम्हारी मार्शल आर्ट कैसे चल रही है। फिर तियानहेन का भाई तियानहेन को अपना मार्शल आर्ट दिखाने लगता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तियानहेन सोच रहा होता है भले ये बेवकूफ है लेकिन इसका मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छा है। तियानहेन अपने भाई से बोल रहा होता है अपने कपड़े उतारो, मुझे देखना है क्या कि तुम्हारी बॉडी कैसी है। हम देते तियानहेन के भाई की बॉडी तियानहेन के सेम होती है। तियानहेन बोल रहा होता है बचपन से तुम एक कॉपी करते आ रहे हो, अगर मेरे शरीर के ऊपर कोई मार्क पड़ जाता तो तुम उस मार्क को भी कॉपी कर लेते, अब जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसको कॉपी करके दिखाओ। फिर तियानहेन का भाई तियानहेन की एक्टिंग करके दिखाता है। तियानहेन बोलता है तुमने काफी अच्छा किया, अब हमें यहाँ पे पूरा एक्ट प्ले करना है। ये बोलते हुए उसे सारी वो बातें सिखाता जो कि इसने बोली थी। हम देते जो बंदा मरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि तियानहेन का भाई होता है। तियानहेन बोल रहा होता है किस तुमने मेरे भाई को मार दिया और मेरे सबसे पहले ट्रम्प कार्ड को खत्म कर दिया, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं इंसान नहीं। ये बोलते हुए एसिड वाला मास्क पहन लेता है। कियान बोल रही होती है मास्क को पहनते हुए अपनी आंखें बंद कर लेना क्योंकि इससे तुम्हारी आंखें भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। साथ ही कियान सोच रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा क्रूएल है, इसने अपने भाई को भी मरवा दिया और जीने के लिए खुद भी काफी ज्यादा पेन सह रहा है। कियान बोल रही होती है अब जो तियानहेन था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, अब तियानहेन नाम का कोई बंदा बचा ही नहीं। तभी जो तियानहेन होता है वो खड़ा होते हुए जाने लगता है। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं तियानहेन क्या तुम डिवाइस लेने के लिए जा रहे हो। तियानहेन बोल रहा होता है जब मैंने क्रिस को छोड़ा था तब उसने एक भी दिन नहीं लिया मेरे को बर्बाद करने में, अगर मेरा दुश्मन इतना ज्यादा तेज है तो मुझे भी तेज होना पड़ेगा ना। वो अपने भाई और अपने पेरेंट्स को काफी ज्यादा प्यार करता है, उसकी वजह से मैंने अपना बेटा और भाई खो दिया और साथ ही बहुत प्यारे लोगों का विश्वास भी खो दिया। सिटी लॉर्ड बोलता है तुम बेफिक्र होकर जाओ और क्रिस के पेरेंट्स को मार डालो क्योंकि मेरे पास एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर हम इल्जाम लगा सकते हैं। तियानहेन बोल रहा होता है क्या तुम सोंगी की बात कर रहे हो। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं सोंगी का क्रिस के ऊपर गलत इल्जाम लगाने का इल्जाम लगा है, इसी वजह से वो फिलहाल माइंस के अंदर काम कर रहा है। हम बोल देंगे कि उसको जिंदगी भर की सजा मिल गई थी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा था तो उसने वापस आके क्रिस के पेरेंट्स को मार दिया। तियानहेन बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ क्रिस के पेरेंट्स को मार के उनके ब्लड से वाइन पीने के लिए। आगे थोड़ी देर बाद तियानहेन क्रिस के घर के बाहर आ गया होता है। आवाजें सुनते हुए तियानहेन बोल रहा होता है अंदर 3 बंदे हैं जिनमें से एक ही सांसें काफी ज्यादा जोर से चल रही है, ये पक्का से क्रिस के फादर होंगे। फिर वो दरवाजा काटते हुए बोलता है क्रिस तुम्हें रिग्रेट होने वाला है क्योंकि तुम भी मेरी तरह अपना सब कुछ खोने वाले हो, मुझे तुम्हारा एनिमी बनाने का तुम्हें जिंदगी भर रिग्रेट होगा। तियानहेन आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है पक्का से क्रिस की माँ है। फिर तियानहेन क्रिस की मम्मी का गला काट देता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए क्रिस के फादर का गला भी काट देता है। तीसरे बंदे के पाँव में वो देखता है कि प्लास्टर लगा हुआ है। तियानहेन सोच रहा होता है सबसे पहले मैंने सिसान के पाँव तोड़े थे, वही दर्द मैं तुम्हें भी दूंगा। ये बोलते हुए क्रिस के भाई का पाँव तोड़ देता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए क्रिस के भाई के पेट में डाल देता है। तियानहेन हंसते हुए बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, अगर आज मैं मर भी गया तो क्रिस तुम्हें मुझसे पंगा लेने का दुख होगा। लड़के तुम मेरा वेट करो, मैं जुआनो मेंशन के सारे लोगों को मार डालूंगा। तभी घर का गेट खुलता है, उसके अंदर से काफी सारी रोशनी आ रही होती है। तियानहेन बोलता है क्रिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लड़के आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, आज ये सोंगी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्रिस बोलता है तियानहेन एक्टिंग करना बंद करो। तियानहेन सोच रहा होता है मेरा भाई बिल्कुल ही मेरी तरह दिखता था, उसमें और मेरे में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, लगता है ये क्रिस मुझे बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहा है। क्रिस बोल रहा होता है जिस बंदे को सभी के सामने मारा गया है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई ली सेंग था। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे से लो लेवल के बंदे ने एक बॉडी सब्स्टिट्यूट कैसे ढूंढ लिया, और यहाँ असली बीच तो तुम हो। खुद जीने के लालच में तुमने अपने भाई को भी मरवा डाला और तुमने उसकी बॉडी के अंदर सुई भी डाल दी थी, पर तुमने यहाँ पे एक गलती कर दी, तुम्हारे बॉडी के अंदर की जो सुई है वो मुड़ चुकी है, वही जो बंदा मरा है उसकी बॉडी के अंदर की जो सुई थी वो एकदम सीधी थी।
तियानहेन सोच रहा होता है इतनी छोटी सी गलती और इस क्रिस ने मुझे पकड़ लिया। क्रिस बोलता है उसे यहाँ पे लेके आ जाओ। हम देखते वो लोग वहाँ पे सोंगी को लेके आ गए होते हैं जिसका चेहरा खराब कर दिया गया होता है। सोंगी बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे कोई पानी दे दो। क्रिस बोलता है तुम्हारे और इसके बीच में सोंगी कौन है, मुझे तुम ज्यादा सोंगी लग रहे हो। मैं ये बात मानता हूँ कि तुमने अपने फेस के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया अपने फेस को खराब करने के लिए, ये बेहद ही दर्दनाक होगा। ऐसे ये काम किया किसने है, जू फैमिली के हेड ने या जू क्यान ने। तियानहेन बोलता है भले ही तुम मुझे पकड़ लो लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुमने यहाँ पे आने में इतनी देर कर दी कि तुम्हारी फैमिली का एक भी सदस्य बाकी नहीं है और जब तुम्हारे पास में परिवार ही नहीं है तो तुम प्यार किसे करोगे। ये सभी तुम्हारे आने से पहले ही बहुत गंदी मौत मरे हैं और तुम इनके बेटे होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाए, इससे गंदी जिंदगी तो और कोई हो ही नहीं सकती। क्रिस एक कमरे में मसाल फेंकते हुए बोलता है मुझे बेहद ही दुख है कि तुम्हारी नजरें काफी ज्यादा कमजोर है, एक बार सही से देखो तुमने किसकी जान ली है। जब तियानहेन देखता है कि उसने किसकी जान ली है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिस औरत की उसने जान ली होती है वो तियानहेन की बीवी होती है और जिस बुढ़े की उसने जान ली थी वो तियानहेन का सबसे ज्यादा भरोसेमंद बटलर था। और आखिर में तियानहेन ने जिस लड़के का पांव तोड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा था। तियानहेन बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्रिस बोल रहा होता है तियानहेन तुम्हारी जो बीवी थी वो तुम्हारी जितनी ही बुरी थी, लोगों को फंसाने में उसने तुम्हारा काफी ज्यादा साथ दिया है। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था, उसने भी न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारा बटलर तुम्हारे हर काम में साथी था ही। सभी लोगों एक साथ मरने में गॉड ने एकदम इंसाफ किया है। तियानहेन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी को हजारों हिस्सों में काटूंगा। जब तियानहेन आगे बढ़ ही रहा होता है तभी क्रिस के पास में एक औरत और एक बच्चा रहता है। क्रिस बोल रहा होता है ये पहले वाले ब्लैक गैंग के लीडर की बेटी है जिसे तुमने सिर्फ प्रॉफिट के लिए शादी करी थी और मुझे पता है तुम्हें इस वजह से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इन लोगों की केयर होनी चाहिए थी जिनको सिर्फ प्रॉफिट के लिए तुमने इतना बुली किया है। तुम्हारी जो ये वाली वाइफ है इसने ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें झेल रखी है, मैं इसको कुछ भी नहीं करने वाला। बस तियानहेन मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तियानहेन अपने हाथ से अपने स्वॉर्ड को छोड़ देता है और अपने फेस से अपने मास्क को भी हटा देता है। तियानहेन बोल रहा होता है मैंने सुना है मिस जेनी मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा अच्छी है, क्या मैं उनसे सिर्फ एक बार फाइट कर सकता हूँ। जेनी बोलती है हाँ जरूर। आगे उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। जेनी आगे बढ़ते हुए तियानहेन की बॉडी पे काफी बड़ा कट लगा देती है। क्रिस बोल रहा होता है मेरी वाइफ तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तियानहेन सोच रहा होता है क्या मैं इतनी जल्दी हार गया। तियानहेन को याद आ रहा होता है कैसे बॉस ली ने उसे और उसके भाई को अपने गैंग में लिया था और उन दोनों को भी मार्शल आर्ट सिखाई। उसे अपने भाई के सामने बताए गए पल याद आ रहे होते हैं जिसमें उसका भाई उसको बोल रहा होता है गलती तो तुमने करी थी तो आखिर सजा हमें क्यों मिली। तियानहेन को यह भी याद आ रहा होता है कि उसने बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। तियानहेन सोच रहा होता है काश में लालची नहीं बनता, शायद से मैं और मेरा भाई आज भी अच्छे से काम कर रहे होते, मेरे और मेरे भाई की वाइफ सोती और हम दोनों काफी खुशी खुशी लाइफ जी रहे होते, लेकिन आज मरते हुए मेरे पास सिर्फ रिग्रेट है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे रिग्रेट से ज्यादा दुख है। तभी तियानहेन को किसी की आवाज आती है कि तियानहेन अभी तुम मर नहीं सकते, तुम्हें अभी उठना होगा। तियानहेन सोच रहा होता है आखिर ये कौन है। हम देखते हैं क्रिस को जो कि तियानहेन को उठा रहा होता है। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हें मारने के पीछे मैंने काफी सारे एफर्ट लगाए हैं, तुम्हें मरने से पहले मुझे कुछ तो देना पड़ेगा। तियानहेन सोच रहा होता है मेरी जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा वर्थलेस थी। क्रिस बोल रहा होता है मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बेटे को ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसके लिए मुझे कुछ तो दो। तियानहेन बोल रहा होता है तुमने मुझे मेरे बेटे के नाम पे डराया है तो आखिर मैं तुम्हें कुछ क्यों दूं। क्रिस बोल रहा होता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मेरे अंदर इंसानियत बाकी है, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों का ध्यान रखूंगा। तियानहेन बोल रहा होता है जुआनो सिटी के पास में एक विला है जहाँ पर सिटी लॉर्ड का सीक्रेट वॉल्ट है, पिछले कुछ सालों में मैंने और सिटी लॉर्ड ने मिलकर जितना पैसा कमाया है हमने वहीं पर छुपा के रखा है। क्रिस बोलता है क्या सिर्फ इतना ही, क्या तुम्हें और कुछ नहीं पता, क्या तुम मुझे सिटी लॉर्ड के क्राइम्स का एविडेंस नहीं दे सकते। तियानहेन बोल रहा होता है यहाँ पर जितने भी सिविल सर्वेंट्स है वो सभी के सभी गद्दार है, वो अच्छा बनने की एक्टिंग करेंगे पर उनमें से अच्छा एक भी नहीं है। तुम्हें लगता है मेरे जैसा बेवकूफ इंसान उन लोगों को फंसा सकता है। यहाँ पे मैंने इतने सालों में जो भी काम किया है वो उन लोगों के लिए किया है और यहाँ पे मैं मर अकेला रहा हूँ। क्रिस बोलता है तुम बात तो सही बोल रहे हो। फिर वो तियानहेन के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है अब तुम्हारे पास में बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम आराम से मर जाओ। तभी तियानहेन बोलता है तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। ये बोलते हुए तियानहेन की आंखें बंद होने लगती है। क्रिस बोलता है इसका सर काट दो और एक डब्बे में पैक करके झेंगजिंग और सिटी लॉर्ड को भेज दो। फिर क्रिस जेनी को बोलता है हम लोग को स्नो वाइट विला चलना है और वक्त है बहुत सारा पैसा कमाने का। आगे वो लोग स्नो वाइट विला आ गए होते हैं और उन लोगों ने बहुत सारा गोल्ड बाहर निकाल लिया होता है। क्रिस बोल रहा होता है जेनी जो ये ऑफिशियल्स का एरा है वो काफी ज्यादा घटिया है, जो बोयान है उसको सिटी लॉर्ड बनने में सिर्फ 3 साल ही हुए हैं और उसके पास भी 10,000 गोल्ड से ज्यादा की ब्लैक मनी है। जेनी बोल रही होती है यहाँ पर ज्यादातर जो पैसा है वो सुपीरियर्स को रिसर्च के तौर पे जाती है और बाकी पैसा बोयान की आज तक की नेटवर्थ है। हमें बताया जाता है कि वहाँ पे कुल 13,000 गोल्ड है जो कि आज के मार्केट करेंसी के हिसाब से $10 मिलियन है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने तो बोयान का पूरा पेंशन निकाल दिया। जेनी बोलती है हमें पहले वेंजाओ का पैसा मिला था और अब हमें ये पैसा मिल गया, सच में इन सारे पैसों का यूज करते हुए जुआनू मेंशन का बहुत सारा लॉस कवर हो जाएगा। क्रिस पूछ रहा होता है क्या जो हमारा जुआनू मेंशन है उसके अंदर पैसे की कमी है। जेनी बोलती है तुम कमी बोल रहे हो, हमारे तो अकाल पड़ रखा है,
कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जो जुआनो मेंशन है वो जिनसन आइसलैंड को हार गया था, जिससे इन लोगों को हर साल एक बहुत ही मोटा लॉस हुआ और लगातार 40 साल से इन लोगों को जमीन का लॉस होता जा रहा है। जो तिजोरी जियानो मेंशन की भरी हुई थी उसे वेंजाओ ने खाली कर दिया। इन काउंट से पहले वाले जो काउंट थे वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान थे, इसी वजह से वो काफी ज्यादा लुटते गए, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारा कर्जा ले लिया और जो अभी वाले काउंट है वो उस कर्जे को भर रहे हैं। इसी वजह से जो फाइनेंशियल हालत है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है। इन चल रही दिक्कतों में क्रिस का लाया हुआ अमाउंट एक वरदान की तरह है जो कि जुआनो मेंशन को डूबने से बचा रहा है। क्रिस बोल रहा होता है हम लोगों ने सिटी की पूरी तिजोरी खाली कर दी, हमने यहाँ पे एक सोने का सिक्का तक नहीं छोड़ा। मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं, हमें सिटी के लिए कुछ तो छोड़ देना चाहिए था। सीन चेंज होता है, सिटी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। सिटी बोल रहे होते हैं तियान ने क्रिस की फैमिली को मार दिया होगा, जल्दी वो वापस लौटता होगा। सिटी का गार्ड बोल रहा होता है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि तियान ने क्रिस के फैमिली को बहुत ही ज्यादा गंदी मौत दी होगी, उनकी बॉडी को उसने हजारों हिस्सों में तो काट ही दिया होगा। यहाँ पे सारी गलती उस क्रिस की है, लेकिन भुगतना उसके परिवार को पड़ा। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते इस दौरान मैं काफी ज्यादा टेंशन में था, उस क्रिस ने हमें पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा दिक्कतें दी है, पर अपने परिवार के ना होने से वो भी अंदर से टूट जाएगा। सच में मुझे अब इस बुक को पढ़ने में कुछ अलग ही मजा आ रहा है। तभी बाहर से एक गार्ड बोलता सिटी लॉर्ड यहाँ पे एक बॉक्स आया है। जो बंदा इसे देके गया था वो बोल रहा था कि ये गैंग लीडर तियान की तरफ से है और उन्होंने ये भी कहा कि काम हो गया। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते जल्दी बक्सा खोलो। जैसे ही वो बक्सा खोलता है उसके अंदर तियान का सर होता है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और बोलता है मास्टर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया है, हमारा जो स्नो वाइट विला था उसके अंदर चोरी हुई है, एक सिक्के को निकाल लिया गया है। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते अब मेरे रिटायर होने का टाइम आने वाला है, वो पैसा मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखा था, आखिर ये चोरी कैसे हो सकती है। गार्ड बोल रहा होता है जिस बंदे ने यहाँ पे चोरी करी है उसने आपके लिए एक नोट भी छोड़ा है, हम देते नोट के ऊपर किसका नाम लिखा होता है। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते ये तो क्रिश है। साइड वाला गार्ड बोल रहा होता है मास्टर आपने क्या कहा। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते उस क्रिश ने हमको लूट लिया। फिर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। गार्ड बोलता है जाके जल्दी से डॉक्टर को बुला के लेके आओ। सिटी लॉर्ड को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, वही क्रिश अपने घर पे आ गया होता है और दीवार पे से तियान का नाम काट रहा होता है। क्रिश बोल रहा होता है मेरा एक और दुश्मन खत्म हो गया, मुझे तो अपनी सारी टेक्निक का यूज भी नहीं करना पड़ा, अब मेरा अगला टारगेट है सिटी लॉर्ड, मैं तियान से ज्यादा गंदी मौत उसको देने वाला हूँ। जेनी वहाँ जाते हुए बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा खुश हो ना, तो फिर अकेले ही खुश रहो। क्रिस जेनी से बोल रहा होता है मैं सीढ़ी से कूदने वाला हूँ, अगर तुमने मुझे कैच नहीं किया तो मुझे काफी ज्यादा चोट लग जाएगी। ये बोलते हुए क्रिस जंप कर जाता है, तभी जेनी आगे बढ़ते हुए क्रिस को कैच कर लेती है। नीचे उतरने के बाद में क्रिस बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि हांसुई विलेज अब क्रिस के पेरेंट्स के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि अब उसने तियान को तो संभाल लिया है, तो बाकी जितने भी लोग होंगे वो काफी ज्यादा गुस्से में होंगे। इसी वजह से क्रिस ने अपने पेरेंट्स का घर चेंज करने का सोचा और उनके घर को जुआनो मेंशन ने काफी ज्यादा पास लाने का सोचा। जो क्रिस का भाई था जुआन हो तो बिल्कुल भी इस चीज का वेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी क्रिस के पेरेंट्स ने मना कर दिया। क्रिस के पेरेंट्स का मानना था कि उनका बेटा किसी और का सन इन लॉ बन चुका है और वो ऑलरेडी घर जमाई के तौर पे रह रहा है, तो उनका भी उस घर में जाके बस जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्रिस की हेल्प करने के लिए आई जेनी। जेनी क्रिस की मॉम से बोल रही होती है मेरे हस्बैंड को रोज आपसे मिलने का मन करता है, लेकिन मेंशन से आपका घर बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ आने जाने में बहुत सारा टाइम लगता है। मैं मानती हूँ कि आप हमारे मेंशन में नहीं रहेंगी, पर आप हमारे घर के पास में अपना घर तो बना ही सकते हैं ना। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे कपड़े और स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे आपकी जरूरत है ताकि आप मेरे पति के लिए कपड़े चुनने में हेल्प कर सके। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जेनी के समझाने पे क्रिस की मॉम मान गई और वो लोग जुआनो मेंशन में काफी ज्यादा पास आ गए। क्रिस सोच रहा होता है जेनी काफी ज्यादा सेंसिबल और समझदार है, ये नोबल तो है ही और ये मार्शल आर्ट में भी काफी ज्यादा स्किल। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे पेरेंट्स के साथ भी काफी अच्छे तरीके से बिहेव करती है। आगे हम देखते हैं जुआनो मेंशन के पास में आ गए होते हैं। जेनी क्रिस से बोल रही होती है मेरा एक ब्लू कलर का कपड़ा था और स्कर्ट था, क्या आपने उसको देखा है। क्रिस सोच रहा होता है अब मैं फंस चुका हूँ, मैंने तो उसका यूज करके उसे जला दिया। यहाँ पहला तरीका है बचने का कि मैं बोल दूं कि मैंने देखा ही नहीं है, और दूसरा ये है कि मैं इसको सब कुछ सच बता दूं। क्रिस बोलता है मैंने उसको देखा और मैंने इसको चुराया भी है। जेनी सोच रही होती है मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा ऑनेस्ट है। क्रिस सोच रहा होता है जेनी गुस्सा क्यों नहीं कर रही। फिर जेनी बोलती है तुमने उन कपड़ों के साथ में क्या किया, मुझे वो कपड़े चाहिए थे पहनने के लिए। क्रिस सोच रहा होता है मैं इसको अभी भी दो आंसर कर सकता हूँ, पहला ये कि मैंने उसको जला दिया और दूसरा ये कि मैंने उसको पहन लिया। दोनों ही आंसर से मैं काफी ज्यादा ठरकी दिखूंगा, लेकिन अगर मैं दूसरा आंसर देता हूँ तो इसको ये लगेगा कि मैं एक फीमेल हूँ और शादी करके मैंने इसको धोखा दिया है। मेरे हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो काफी ज्यादा बेटर है, ठरकी होना काफी ज्यादा अच्छा है फीमेल होने से। इसे कम से कम इसे ये तो नहीं लगेगा कि मैंने इसको शादी करके धोखा दिया है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने उन कपड़ों को अपने पास में रखा है ताकि मुझे ऐसा लगता रहता है कि तुम मेरे साथ में हो, और मुझे माफ करना मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उसको जला दिया। क्रिस सोच रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया। जेनी को लगेगा कि मैं एक बहुत ही बड़ा ठरकी हूँ, हो सकता है अब मुझे मार भी पड़े। क्रिस बोल रहा होता है मुझे जो भी करना था मैंने कर दिया, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार सकती हो, तुम्हें मुझे यहाँ पे जिस तरीके से भी टॉर्चर करना है तुम मुझे कर सकती हो। जेनी सोच रही होती है इतना ठगी काम करने के बावजूद भी कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। फिर जेनी बोलती है आखिर तुमने उसको जला क्यों दिया।
अगर तुम उसे रखते तो मैं उसको धो के वापस यूज कर सकती थी। अभी हमारा जो मेंशन है वो काफी ज्यादा लॉस में चल रहा है, कोई भी चीज ऐसे वेस्ट मत करो। फिर वो क्रिस को दवाई देते हुए बोलती है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है, ये तुम्हारे ठरक पने को कम करेगी। कहानी सुनाने वाला बोल रहा होता है पतझड़ का मौसम आ चुका है और तियानहन के मरने के बाद में सभी लोग काफी ज्यादा आराम से रह रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग मलबरी के लीव्स को कलेक्ट कर रहे हैं। जो काउंटर काउंटेस है वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहीं जो जेनी है वो एक दिन में 1000 किलो लीव कलेक्ट कर रही है। काउंट ने क्रिस को बाहर न निकलने के लिए फिर से एक ऑर्डर जारी कर दिया है। हम देते हैं क्रिस को जो कि काउंट के पास में आया होता है। क्रिस बोल रहा होता है मैं घर पे रहकर काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, क्या मैं जुआनो सिटी जा सकता हूँ। काउंट बोल रहे होता है आखिर तुम जुआनो सिटी में जाके क्या करोगे। क्रिस बोल रहा होता है अगर मैं रोड पे किसी को भी देखूंगा कि उसको हेल्प की जरूरत है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। मैं रास्ते पे चल रहे चोरों को पकड़ूंगा और लोगों को बुलने से बचाऊंगा। क्रिस की बातों को सुनकर काउंट अपना हंटर बाहर निकाल लेते हैं। इसी वजह से क्रिस को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। जब क्रिस लेटा होता है तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है जिसने कहा था दासा की इंजरीज काफी ज्यादा जल्दी हील हो रही है। जो दासा की बॉडी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। आगे क्रिस डॉक्टर के पास में आ गया होता है और पूछ रहा होता है दासा उठा क्यों नहीं। डॉक्टर बोल रहे होता है हम लक के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि आखिर ये कब उठेगा। क्रिस सोच रहा होता है दासा अभी सोया हुआ है, जेनी घर पे है नहीं, स्कूल में जा नहीं पा रहा, अब सिर्फ घर पे रहना मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका है। तभी जाओबा क्रिस के पास में आते हुए बोल रही होती है आपके और मिस जेनी के लिए इनविटेशन कार्ड आया है। क्रिस सोच रहा होता है आखिर किस चीज की इनविटेशन कार्ड है। क्रिस देखता है कि ये जू कियान और झंगजिंग की शादी का कार्ड होता है। आगे क्रिस अपने रूम के अंदर आ गया होता है। क्रिस सोच रहा होता है मैं तो काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया था और जू फैमिली के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। मेरी और जेनी की शादी काफी जल्दबाजी में हो गई थी। वहीं पे ये कमीने बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं, पर चाहे ये लोग कुछ भी कर ले जेनी की बराबरी नहीं कर सकते। आखिर मैं इन लोगों से रिवेंज कैसे लूं। क्रिस बोल रहा होता है जू फैमिली के हेड है वो बिजनेस करते हैं जो कि उनके एंसेस्टर का दिया हुआ है, पर वो बिल्कुल भी पावरफुल क्लास से बिलोंग नहीं करते। वहीं जो कियान है वो काफी टाइम से बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में जाती रहती है ताकि वो अपना नाम बना सके और पावरफुल लोगों से दोस्ती कर सके। गैदरिंग की वजह से उसे काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। उसे नूजिया काउंटी का तीसरा सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होने का खिताब भी मिला। इसी वजह से वो झेंगजिंग को भी पा पाई। क्रिस सोच रहा होता है ये जू कियान है, ये अपने सिल्क के बिजनेस में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। क्रिस बोल रहा होता है पहले मैं इसकी रेपुटेशन को खराब करूंगा और फिर इसके बिजनेस को। सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी वहाँ पे जिन मुकोंग आ जाता है। मुकोंग बोल रहा होता है क्रिस मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी चीज है। मुकोंग वहाँ पे ठगी पीछे से भरी हुई किताब लेके आता है। क्रिस मुकोंग को घूर घूर के देख रहा होता है। मुकोंग बोल रहा होता है ब्रदर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुम्हें कभी किसी लड़की ने पसंद किया है। मुकोंग सोच रहा होता है मैंने इनको अपना दोस्त समझा और अच्छा सामान इनके साथ में शेयर करने के लिए आया और इन्होंने तो मेरे दिल के ऊपर चाकू मार दिया। मुकोंग बोल रहा होता है आज से मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। क्रिस बोलता है मुकोंग तुम्हें पता है तुमसे आज तक लड़की क्यों नहीं पटी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा अगली दिखते हो। क्रिस की बातों की वजह से मुकोंग के दिल के अंदर काफी ज्यादा खर्चे घुस गए होते हैं। मुकोंग सोच रहा होता है क्रिस काफी ज्यादा बुरा है। क्रिस मुकोंग के पास में आते हुए बोलता है क्या तुम्हें सुंदर लड़कियां चाहिए, मैं तुम्हें उधार पे दे सकता हूँ और मैं तुम्हें काफी ज्यादा टैलेंट भी दे सकता हूँ। अगर तुम इस दुनिया में टैलेंटेड और फेमस हो गए तो तुम्हारे आसपास लड़कियां घूमती रहेगी। मुकोंग बोल रहा होता है क्या आप मुझे ये चीज उधार पे दे सकते हैं। क्रिस बोल रहा होता है हम लोग एक मास्टरपीस लिखेंगे जो कि काफी ज्यादा शानदार होगी। मैं आपको बुक के ऑथर में से एक रखूंगा। हम दोनों ही काफी ज्यादा फेमस होंगे और काफी सारा पैसा कमाएंगे। मुकोंग सोच रहा होता है उसके आसपास काफी सारी लड़कियां घूम रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। मुकोंग बोलता है आखिर हम कैसी किताब लिखने वाले हैं। क्रिस बोलता है आप यहाँ पे बैठो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या लिखना है। क्रिस बोल रहा होता है एक टाइम पे एक ऐसा बिजनेसमैन था जो कि सिल्क का काम करता था। उसका नाम था जीमैन किंग और लोग उसको गुआनो नाम से जानते थे। जो जीमैन था उसे कियान नाम की एक बेटी भी थी। उसकी जो सिटी के अंदर ऑफिसर्स थे वो काफी ज्यादा शेमलेस थे। वो लोग काफी ज्यादा घटिया काम करते थे और उन घटिया लोगों के पीछे पड़ती थी जीमैन की बेटी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि क्रिस के ऊपर जितनी भी चीजें बीती है उसने वो सब कुछ एक कहानी के तौर पे लिख दिया होता है और उसने जीमैन का जो पार्ट होता है उसे काफी अच्छे तरीके से लिखा होता है। एक टैलेंटेड इंसान बनने के लिए मुकोंग भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है जबकि उसको नहीं पता होता कि क्रिस उसका यूज कर रहा है कियान को बेइज्जत करवाने के लिए। लेकिन फिर भी मुकोंग काफी ज्यादा खुशी खुशी नोवेल लिखता है। फिर मुकोंग बोलता है फाइनली ये खत्म हुआ। क्रिस बोलता है मुकोंग तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तो आपको गॉड ऑफ स्पीड भी कह सकता हूँ। मुकोंग बोल रहा होता है जब मैं 8 साल का था तब से मैं यही काम कर रहा हूँ। मैं एक चीज को 100 बार लिखता हूँ तभी मुझे याद नहीं होती, इसी वजह से मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद क्रिस खुद गेम में उतरता है। क्रिस वहाँ पे काफी ज्यादा शानदार पेंटिंग्स बना देता है। क्रिस को अपनी लास्ट लाइफ में पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था, इसी वजह से उसने काफी ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाई। क्रिस की पेंटिंग को देख के मुकोंग के नाक से खून निकल गया होता है। मुकोंग बोल रहा होता है आपने तो काफी ज्यादा अच्छा बनाया है, लगता है आपको इन सारी चीजों का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्रिस बोल रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे इसको कैसे बताऊं कि मैंने ऐसा मूवी से इमेजिन किया है, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम 0 है। पिछली लाइफ में भी कोई नहीं मिली और इस लाइफ में भी कोई नहीं मिली। क्रिस बोल रहा होता है वैसे बता इन लो आपकी जो पेंटिंग में जो लड़की है मैंने उसको कहीं देखा है, इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि जू कियान है। आगे फिर वो दोनों ही पेंटिंग करने लग जाते हैं। जू कियान के एंगेजमेंट से 25 दिन पहले वो लोग अपनी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। मुकोंग बोल रहा होता है बता इन लो हमको इस बुक का क्या नाम रखना चाहिए।
क्रिस बोल रहा होता है इस बुक का नाम होगा बाउंडलेस विंड एंड मून। फिर क्रिस बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुक काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है, हमें इसकी बहुत सारी कॉपीज को पब्लिश करना चाहिए और जल्द से जल्द इसको मार्केट में डालना चाहिए। मुकोन बोल रहा होता है बदर इन लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे पास में बहुत सारा मैन पावर है, मैं आपके लिए कल के कल ये बुक छपवा दूंगा। क्रिस बोल रहा होता है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। मुकोन बोल रहा होता है ये बुक काफी ज्यादा अच्छी है, मैं काफी दिनों से आपकी हेल्प कर रहा था इसको बनवाने में, लेकिन मैंने खुद इसको कभी भी ध्यान से नहीं पढ़ा। क्रिस बोलता है ठीक है तुम ये बुक लेके जा सकते हो, पर इसको जल्दी वापस कर देना। मुकोन को देख क्रिस सोच रहा होता है ये भी फ्यूचर में काफी अच्छा राइटर बनने वाला है। रात को हम देखते हैं क्रिस ने बुक के काम को कम्प्लीट कर लिया होता है, तभी उसे कमरे में घायल मुकोंग आता है। मुकोन बोल रहा होता है बदर इन लोग यहाँ से भाग जाओ, मेरे डैड यहाँ पे आ रहे हैं आपको मारने के लिए। क्रिस बोलता है पर वो मुझे मारने क्यों आ रहे हैं। मुकोन बोलता है आपने बुक काफी ज्यादा अच्छी बनाई है, मैं उसको काफी मजे से पढ़ रहा था, मैं नोटिस ही नहीं किया कि डैड कब अंदर आ गए, फिर उन्होंने मुझे अंधाधुंध पीटा। बुक को थोड़ा सा पढ़ने के बाद उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो बुक लेके चले गए और उन्होंने बोला कि वो आपको पीटेंगे। क्रिस बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। मुकोन वहाँ से भागते हुए बोल रहा होता है मैं ऐसे जा रहा हूँ, आप यहाँ से भाग जाओ। क्रिस सोच रहा होता चलो कम से कम इसने मुझे एक मैसेज तो दे दिया, आखिर अब मैं क्या करूं। मेरे जो फादर इन लॉ है वो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन आदमी है, अगर उन्हें पता चलेगा कि इस बुक के ऊपर मैंने काम किया है तो पक्का से मुझे भी मारने आएंगे। 1 घंटे बाद भी हम देखते हैं क्रिस सोच रहा होता है, सोते सोते 2 घंटे बीत चुके हैं। क्रिस सोच रहा होता है फादर इन लॉ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन 3 घंटे बाद में क्रिस की आंख लग जाती है, तभी वहाँ पे उसके फादर इन लॉ आ जाते हैं। अपने फादर इन लॉ को देख के क्रिस काफी ज्यादा घबरा गया होता है। क्रिस बैठते हुए बोल रहा होता है फादर इन लॉ आप यहाँ पे। तभी काउंट बोलते हैं क्या तुमने ये लिखा है। क्रिस बोलता है हाँ मैंने ही लिखा है। काउंट बोलते हैं अपने हाथ आगे निकालो, फिर वो क्रिस को एक छड़ी मार देते हैं। क्रिस सोच रहा होता है आखिर मुझे सिर्फ 1 घंटा क्यों पढ़ा। फिर काउंट बोलते हैं तुमने काफी अच्छी बुक लिखी है, मुझे इसको पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया। क्रिस सोच रहा होता है अगर मैंने अच्छा ही लिखा है तो तुमने मुझे मारा क्यों। काउंट बोल रहे होते हैं इसके अंदर ह्यूमन नेचर के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, सच में ये एक मास्टरपीस है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जब काउंट ने प्रिंस को ऐसी बुक पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने प्रिंस को मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन काउंट खुद एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर है। जब उन्होंने इस बुक को पढ़ा तो उनको ये बुक मास्टरपीस लगी। उन्होंने बचपन से बहुत सारी किताबें पढ़ी है, पर ये बुक बिल्कुल अलग थी, ये टॉप क्वालिटी की बुक थी। फिर उन्होंने इस बुक को अपने वाइफ के साथ भी शेयर किया। काउंट क्रिस को बोल रहे होते मैं तो इस बुक को फाड़ने वाला था, पर किस्मत से मैंने ये गलती नहीं करी। अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो मुझे चीजें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करना पसंद है, लेकिन जहाँ लिटरेसी की बात है वहाँ विचार खुल के आने चाहिए। तुमने जो ड्रामा लिखा है ये लिटरेसी और आर्ट का एक नायाब करिश्मा है। आजकल बहुत सारे ऐसे मास्टर जो कि ऐसी कहानियां लिखते हैं, बस तुमने यहाँ पे ऐसे कुछ बंदों को रखा है जैसे कि जू कियान और जू फैमिली के हेड। ये बुक एक प्योर बुक है, आखिर तुमने इसके अंदर अपने पर्सनल मैटर क्यों डाल दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके बारे में लिखी हुई चीजों को मिटा दो। क्रिस बोलता आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने इस पूरे बुक को लिखा ही रिवेंज लेने के लिए है, मैं यहाँ पे लिटरेचर और आर्ट को आगे रखने के लिए अपने बदले को नहीं भूल सकता। फिर काउंट बोलते मुझे पता है मेरे बेटे में इतना दिमाग नहीं कि वो ऐसी बुक के बारे में सोच भी सके, तुमने इसके ऊपर पूरी मेहनत खुद करी है, तो आखिर तुमने इसके अंदर मुकोन को शामिल क्यों किया। क्रिस बोलता है इसके 2 रीजंस है। सबसे पहले मैं फंसना चाहता था, क्योंकि अगर मैं तो जू कियान को लगेगा कि मैं उससे बदला ले रहा हूँ और लोग भी सोचेंगे कि मैं एक छोटे दिमाग का आदमी हूँ। काउंट सोच रहे होते छोटे दिमाग के आदमी तो तुम हो, आखिर बदला लेने के लिए कोई इतने लोगों को कैसे मार सकता है। फिर काउंट बोलते दूसरा क्या रीजन है। क्रिस बोल रहा होता है जिनसन आइसलैंड का बैटल। काउंट सोच रहा होता है ये लड़का तो सच में एक ब्लेसिंग है, जो जिनसन आइसलैंड का मैटर है वो तो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन ये लड़का अभी उसकी प्लानिंग कर रहा है, किसकी कैलकुलेशन इस दुनिया के पार है। क्रिस बोल रहा होता है फादर आपको क्या लगता है जो हमारी बुक है वो पॉपुलर होगी। काउंट बोल रहा होता है मैं बात प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि पूरा लिटरेचर वर्ल्ड एकदम शॉक्ड हो जाएगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि क्रिस को अपने फादर इन लॉ के प्रेशर में आके कहानी के कुछ चीजों को चेंज करना पड़ा, जैसे कि जू कियान के फादर जूमेन का नाम चेंज करना पड़ा। क्रिस सोच रहा होता है पता नहीं नाम चेंज करने की वजह से लोग पहचान पाएंगे कि नहीं कि ये कियान की स्टोरी है। अगले दिन क्रिस मुकोन को लेकर लैनसन सिटी चला जाता है, जो कि जुआनो मेंशन से कुछ 100 माइल दूर थी। लैनसन सिटी ने बहुत सारी फेमस बुक को पब्लिश कर रखा है और वो एक बेहद ही फेमस कल्चरल सिटी है। जैसे कि जुआनो सिटी का सिल्क फेमस है, वैसे ही लैनसन सिटी की बुक्स फेमस है। अगर आपको अपनी बुक को एक बड़ी बुक बनानी है तो आपको अपनी बुक को लैनसन सिटी से ही पब्लिश करवाना चाहिए, जो लैनसन सिटी और जुआनो सिटी काफी ज्यादा पास में है, लेकिन वो नूजिया काउंटी में नहीं आता, वो यानू काउंटी में आता है। वहाँ पे एक बहुत पुराना नोबल भी है जो कि है विस्काउंट लैनसन मैंसन, जहाँ जू फैमिली रहती है। जहाँ बाकी जगह के नोबल्स अपने पावर को बचाने का ट्राई कर रहे हैं, वही जू फैमिली ने सबसे पहले अपनी टेरिटरी को दे दिया था और नए पावर के हिसाब से पोजीशंस ले ली। इन्हें इसके बदले में किंग से काफी सारे गिफ्ट और प्रॉपर्टीज भी मिली और जू फैमिली के हेड काफी ज्यादा फेमस भी हो गए। लेकिन इस बात से बाकी जितने भी नोबल्स है उन पे काफी ज्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि सबका मानना यह है कि इनके सरेंडर करने की वजह से बाकी सारे लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। 4 घंटे ट्रेवल करने के बाद में क्रिस का सिटी में पहुंच गया। क्रिस वहाँ पे आसपास में देख रहा होता है कि सभी लोग वहाँ पे बुक खरीद रहे हैं। तभी वो एक बच्चे को देखता है जो कि बुक का पार्ट 2 मांगने आया होता है। दुकानदार बोल रहा होता है जो इस बुक का पार्ट 2 है वो भी रिलीज होने वाला है,
क्रिस सोच रहा होता है काश मेरी बुक भी ऐसी फेमस हो जाए। आगे क्रिस रूबी पवेलियन आ गया होता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है इस पूरी सिटी के अंदर 5 से ज्यादा मेजर स्टोर्स है जो ये किताबें बेचती और प्रिंट करती है, और इन लोगों ने और भी सिटीज के अंदर अपनी बुक चेन खोल रखी है। इनमें जो 2 सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है म्यूजियम टावर और रूबी पवेलियन। इसी वजह से क्रिस रूबी पवेलियन आया है ताकि वो प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर सके। जैसे ही क्रिस दुकान में एंटर करता है, सेल्समैन उसके पास में बुक लेके आता है। सेल्समैन बता रहा होता है कि इस बुक का नाम है मेडारिन ड्रग ड्रीम। ये बेहद ही अच्छी कहानी वाली किताब है। वही क्रिस उस कहानी को पढ़ते हुए बोल रहा होता है ये एक ब्लडी स्टोरी है। तभी साइड से एक बंदा बोलता है कि आपको ये बुक पसंद नहीं आ रही। हम देखते ये होता है जू फैमिली का वेनहुआ जो कि विस्काउंट लैंसन का बेटा है। वेनहुआ बोल रहा होता है मेडिना डक बुक काफी ज्यादा अच्छी है, कि आपको ये पसंद नहीं आई। क्रिस सोच रहा होता है ये बंदा कियान का मेल वर्जन है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है क्रिस ने वेनहुआ को पहचान लिया है। वेनहुआ अपने टाइम में एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर होता है और बहुत सारी लड़कियों के दिल पर राज करता है। वो इम्पीरियल एग्जामिनेशन को भी 16 केज में पास कर लेता है और वो एक मास्टरपीस लिखता है जिसका नाम होता है मेडिना डक ड्रीम। लेकिन क्रिस के हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं, बस कियान का मेल वर्जन है जो कि हमें फेम कमाने के लिए सब कर रहा है। हालांकि ये विस्काउंट का बेटा है लेकिन ये सेकंड सन है, इसे थ्रोन नहीं मिलने वाला। इसी वजह से ये अपने तरीके ढूंढ रहा है। सबसे पहले इसने जूरन का खिताब जीता और उसके बाद में एक बुक को लिख के पब्लिश कर दी, जिससे कि ये खुद को काफी टैलेंटेड इंसान दिखा रहा है। फेमस होने का इसने बहुत आसान तरीका ढूंढा। इसको प्रीफेक्ट झैंग का सन इन लॉ बनना था। ये झैंग चुनहुआ से शादी करेगा जो कि जुआनो सिटी की सबसे ज्यादा टैलेंटेड और सुंदर लड़की है और एक मजेदार लाइफ जिएगा। क्रिस सोच रहा होता है अच्छा झैंग फैमिली मतलब ये मेरे दुश्मनों में से एक है और ये बंदा यहाँ पे मुझसे बातचीत करने का ट्राई कर रहा है। इससे भी ज्यादा जरूरी है इसके विस्काउंट मेंशन ने सबसे पहले अपनी टेरिटरी दे दी थी, जिसकी वजह से हमारे जुआनो मेंशन के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आई। तो ये लोग भी पक्का से जुआनो मेंशन को तो टारगेट करेंगे ही। इसने ऑलरेडी यहाँ पे वो सब काम कर दिया जिसकी वजह से मैं इसको माफ नहीं कर सकता। क्रिस बोल रहा होता है पता नहीं क्यों पर मुझे इस कहानी का बेकार सा नाम सुन के काफी ज्यादा हंसी आ रही है। वेनुआ बोलता है तुम कौन हो? जिन मुकॉन बोलता है मैं जुआनो मेंशन का क्राउन प्रिंस हूँ जिन मुकॉन और ये है मेरे ब्रदर इन लॉ क्रिश। वेनुआ बोल रहा होता है अच्छा तुम वो दोनों बेवकूफ हो जिनके बारे में मैंने सुना है। पहला वो जो कि इतनी बड़ी टेरिटरी का मालिक है लेकिन है एक गधा, और दूसरा वो है मिस जेनी बाहर शादी नहीं करना चाहती थी और उन्होंने घर में एक बंदा ढूंढ लिया। सभी लोग बोलते हैं ये एक पागल है। वेनुआ सोच रहा होता है एक यहाँ पे क्राउन प्रिंस है और एक सन इन लॉ है जुआनो मेंशन का। जो झैंग फैमिली और जो जुआनो मेंशन है उसके बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही है, तो मुझे इन लोगों को थोड़ा बुरी तो करना चाहिए। फिर क्रिस बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं थोड़ा सा पागल हूँ। क्रिस शॉपकीपर को बुलाते हुए बोल रहा होता है इस बुक को पढ़ो जो कि मैंने लिखी है। शॉपकीपर आते हुए बोलता है मिस्टर क्रिस काफी ज्यादा पोलाइट है, मैं इसको अभी पढ़ता हूँ। वेनुआ बोल रहा होता है तुम यहाँ पे बुक पब्लिश करने के लिए आए हो, लगता है तुमने खुद की जितनी बेकार बुक लिखी है। जिन मुकॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है लेकिन क्रिस उसको रोक देता है। शॉपकीपर सोच रहा होता है मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, यहाँ पे मिस्टर जू है जिनको मैं ऑफेंड नहीं कर सकता। वही जो ये दोनों बंदे हैं ये जुआनो मेंशन से हैं, इनसे पंगा लेना भी सही नहीं रहेगा। वैसे दो ऐसे बंदे जो घर में फ्री बैठे रहते हैं, आखिर वो क्या लिख सकते हैं। इन लोगों को एक्सक्यूज देके मैं इन लोगों को भेज देता हूँ। लेकिन तभी वो बुक पढ़ते हुए काफी ज्यादा शौक हो जाता है। शॉपकीपर सोच रहा होता है सच में इस मास्टरपीस को ये दोनों बच्चे लिख सकते हैं। इस बुक के अंदर लिखी हुई हर एक वर्ड को कोई प्रोफाउंड मास्टर ही लिख सकता है और इसको पढ़ना इतना आसान है कोई बच्चा भी पढ़ सकता है। कहानी में जगह जगह ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिसको पढ़ के काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी जू फैमिली का बंदा बुक को देखते और बोलते तो काफी ज्यादा बेकार बुक है, ऐसी बुक लिखना एक बवासीर है। वेनहाउस शॉपकीपर को बुक देते हुए बोलता है शॉपकीपर अगर तुमने इस बुक को पब्लिश किया तो आज के बाद यहाँ से मेरी बुक पब्लिश नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि इतनी बेकार बुक के साथ मेरी बुक पड़ी रहे। शॉपकीपर सोच रहा होता है वेनहाउस के बुक की वजह से हमारी बुक काफी ज्यादा सेल होती है, अगर यहाँ पे ऑफेंड होगा हमें फ्यूचर में बुक को पब्लिश नहीं करने दिया तो हमें बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। शॉपकीपर बोलता है क्राउन प्रिंस और यंग मास्टर मुझे माफ करिएगा, ये कहानी बेहद ही अच्छी है और ये काफी आगे जाएगी, पर हम लोग अभी इसे पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा प्रोडक्शन का कोई प्लान नहीं है। आप यहाँ पे मोजियांग बुक स्टोर पे जा सकते हैं, वो भी काफी अच्छी बुक स्टोर है। तभी शॉपकीपर के कॉलर को पकड़ते हुए जिन मुकॉन बोल रहा होता है क्या तुम अंधे हो चुके हो, ये बुक बेहद ही अच्छी है। क्रिस बोलता है मुकॉन गुस्सा मत करो, चलो हम लोग को चलना चाहिए। इस टाइम क्रिस के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान था कि वो कैसे अपने बाउंडलेस मून एंड विंड को हिट कराएगा और अगर उसे नंबर 1 पे जाना है तो उसको नंबर 1 को कुचलना पड़ेगा। क्रिस ने प्लान बना लिया था कि आखिर वो कैसे वेनहाउ को हराएगा और इस चीज के लिए क्रिस ने एक नहीं बल्कि 3 प्लान बनाए थे। मुकॉन क्रिस से बोल रहा होता है हम लोग काफी सारी दुकानों पे जाके आ गए लेकिन कोई भी हमारी बुक को पब्लिश करने के लिए रेडी नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है जो जू वेनहाउ है उसकी झैंग फैमिली में शादी होने वाली है, इसी वजह से वो हमसे बदला लेने के लिए हमारी बुक को पब्लिश नहीं होने दे रहा। फिर वो एक बुक स्टोर पे आगे होते हैं। शॉपकीपर बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि आपको बुक पब्लिश करवानी है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम है डेंग जियान। अगले दिन हम देखते हैं दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। जो वेनहाउ होता है वो भी बोल रहा होता है आखिर दुकान में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, यहाँ जो बुक बिक रही है वो तो काफी ज्यादा ठगी फोटो से भरी हुई है। शॉपकीपर बोल रहा होता है बाउंडलेस विंड एंड मून एक मास्टरपीस है जो कि एक बहुत ही अमीर नोबल ने लिखी है और ये एक ट्रू स्टोरी से अडॉप्टेड है।
जितना तुम चाहो इस बुक को देख सकते हो और अगर अच्छी ना लगे तो पैसे मत देना। इसकी कीमत मेडेरियन डक ड्रीम से 20% ज्यादा है। इस बुक के लॉन्च होने के साथ ही इस बुक स्टोर के जो तरह की तरह ब्रांच थी वो पूरी तरीके से लोगों से भर गई। क्रिस की जो बुक थी वो बहुत ज्यादा पागलों की तरह बिकी। वेनहाउ की पॉपुलैरिटी तो कहीं छुप गई थी। क्रिस के एक्सीलेंट राइटिंग और शानदार फोटोज इसने हर एक एज के लोगों को आकर्षित किया। रात को शॉपकीपर डेंगजियान बोल रहा होता है, यंग मास्टर क्रिस, मजा आ गया। आज के दिन में हमने 13,000 कॉपीज बेची है, जिसमें टोटल बचे हैं 3,000 गोल्ड। वही जो वेनहाउ की मेडेरियन डक ड्रीम थी वो 500 या 600 गोल्ड ही बिक पाई। मैंने आज तक कभी भी इतनी अच्छी बुक नहीं देखी। जिन मुकॉन बोल रहा होता तो आपके हिसाब से हमारी बुक कितनी बिक जाएगी? डेंजियान बोलता है सिर्फ भगवान जानते हैं। इसी टाइम पे जू वेनहाउ अपने घर पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है। तभी वहाँ पे रूई पवेलियन के ओनर रहते हैं। वेनहाउ बोल रहा होता है, आप यहाँ पे, क्या कुछ हुआ है? वैसे हमारी बुक कितनी बिकी? शॉपकीपर बोल रहा होता है, आपने बोला था कि मुझे लिमिटेड बुक बेचनी है तो मैंने वैसा ही किया, और हमारी जो बुक थी उसकी सेकंड वॉल्यूम बिकी भी ज्यादा है। हमने पहले 1 घंटे में 260 कॉपीज बेच ली थी और पूरी सिटी को मिला के हमारी 530 कॉपीज बिकी है। वेनहाउ बोल रहा होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? शॉपकीपर बोल रहा होता है, वहीं जो बाउंडेस विंड एंड मून है वो 13,000 कॉपीज बिकी है। वेनहाउ बोल रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतने बंदे तो हमारी लेंजर सिटी के अंदर पढ़े लिखे भी नहीं है, तो इतनी किताबें कैसे बिक गई? तुम तो कुछ ऐसा बोल रहे हो जैसे कि सूरज पश्चिम से निकल गया है। फिर शॉपकीपर बोलता, आप एक बार ये बुक पढ़ के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर लोगों ने इसको क्यों खरीदा है। जब वेनहाउ को उस बुक को पढ़ते हुए 1 मिनट होता है, तभी वो बोलता है कि सच में ये बुक काफी ज्यादा नजर खींच रही है। आधे घंटे बाद वो एकदम मजे से उस बुक को पढ़ रहा होता है। वहीं 1 घंटे बाद तो वो उस बुक में डूब गया होता है। उसके दोस्त भी उसको देख के शॉक हो रहे होते हैं। वेनहाउ बोलता है, ये एक घटिया बुक है, इसके अंदर ठगी फोटोज का और गलत शब्दों का यूज किया गया है, ये तो डर्टी ट्रिक हो गई। बाकी जिस बंदे ने इस बुक को लिखा होगा वो मोरली करप्ट होगा। समाज के लिए ये किताब बहुत ही गंदी है। इसकी सेल्स को होते हुए देख मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी जो फोटो खुली होती है उसको देख के उसके दोस्त बोल रहे होते हैं, इस बंदे को हमने कहीं देखा है। फिर वो लोग वेनहाउ को देखने लगते हैं। वेनहाउ बोल रहा होता है, ये पेंटिंग तो हमारी है, मैं उस किस को देख लूंगा। ये बोलते वो उस किताब को फाड़ देता है। साथ ही सोच रहा होता है, ये बंदा मेरी रेपुटेशन को खराब कर रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। वेनहाउ अपने दोस्तों से बोल रहा होता, तुम जितने भी लोगों को बुला सकते हो उनको बुला के लेके आओ, हम लोग सिटी लॉर्ड के मेंशन में चलेंगे, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हम सभी स्कॉलर्स हैं, हम इन सारी गंदी चीजों को नहीं फैलने दे सकते। हमें लेंसन विलेज को एक अच्छा फ्यूचर देना है, ना कि ऐसा फ्यूचर। शॉपकीपर सोच रहा होता है, वेनहाउ एक बहुत ही बड़ा कमीना है, ये क्रिस की बुक के सक्सेस की वजह से काफी ज्यादा जल रहा है। इसी वजह से सिटी लॉर्ड को बोल के ये इस बुक को बैन करवाना चाहता है। सीन चेंज होता है, हम लेंसन सिटी के सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जिनका नाम होता है ली फैंग, और वो आराम से बैठ के क्रिस की बुक को पढ़ रहे होते हैं। ली फैंग बोल रहे होते हैं, पहले देख के ऐसा लग रहा था कि ये एक ठगी बुक है, वही पास से देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक सच्ची कहानी है। इस वर्ल्ड में जो भी कुछ चल रहा है वो इस बुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। सच में मैं इस बुक को एक मास्टरपीस कह सकता हूँ। जो जू वेनहाउ की मेडेरियन डक ड्रीम है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही थी, लेकिन अगर मैं इस बुक से कंपेयर करूँ तो वो एक बचकानी बच्चों वाली किताब है, जिसको पढ़ने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और उसके अंदर सिर्फ दिखावटी चीजें लिखी हुई है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि जो ये बुक है उसके अंदर ये ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी है। ये जो जियान नाम की लड़की है वो तो काफी ज्यादा सुंदर है। जब वो किताब पढ़ ही रहा होता है तभी वहाँ पे गार्ड आता है। गार्ड बोल रहा होता है, हमारे मेंशन के आगे 100 से भी ज्यादा स्कॉलर्स आ रखे हैं, जिन्होंने पूरे सिटी लॉर्ड के मेंशन को सील कर दिया है। स्कॉलर्स का वहाँ पे आना सिटी लॉर्ड के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया था, क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल लोग नहीं है जिनको किसी भी पिटवा के बाहर फेंक दिया जाए। इनको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, अगर इन लोगों को गलत तरीके से लिया तो पॉलिटिकली दिक्कत आ जाएगी। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं, क्या हुआ कि यहाँ पे किसी ने एग्जाम में चीटिंग करी है या फिर किसी स्कॉलर को यहाँ पे मारा पीटा गया है? गार्ड बोल रहा होता है, ये हमारे आगे ग्रेट टैलेंट जू वेनहाउ है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं, उनको अंदर आने दो। आगे वेनहाउ अंदर आ गया होता है। वेनहाउ किसकी बुक को दिखाते हुए बोल रहा होता है, इस बुक को बैन कर दिया जाए और इसके राइटर को अरेस्ट कर लिया जाए। जिस स्टोर ने इसे प्रिंट किया है उसे ही बर्बाद कर दिया जाए, और यहाँ तक जितने भी लोगों ने इस कॉपी को खरीदा है उसको बर्बाद कर दिया जाए। ये एक बेहद ही घटिया किताब है, लोगों के दिल में जहर भर रही है। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं, मैंने आपकी किताब को भी देखा है, उसमें भी कुछ कम चीजें नहीं लिखी हुई। फालतू चीजों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर मैं इस बुक को क्यों सील करूंगा। वेनहाउ बोल रहा होता है, सिर्फ ये बुक घटिया और बेकार ही नहीं बल्कि इसके अंदर और भी प्रॉब्लम्स है। इसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसको मेरे ऊपर बनाया गया है, और ये तो रूल से खिलाफ है ना, किसी के भी बारे में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। वेनहाउ बोल रहा होता है, इस कहानी में एक जू वेनहाउ नाम का लड़का है, वो बिल्कुल ही मेरी तरह है। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं, जू वेनहाउ है तो तुम्हारा नाम भी नहीं है, ऐसी बात नहीं, अगर तुम्हारा नाम किसी और को दे दी जाए तो वो बंदा तुम्हारे बारे में लिख रहा है। वेनहाउ बोलता है, क्या आप क्रिस को बचा रहे हैं? सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं, जूरन आपको कांग्रेचुलेशंस, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्कॉलर के तौर पर अपना दिमाग बड़ा रखो, आपको किसी और टैलेंटेड बंदे से जलना नहीं चाहिए और उनके रास्ते को रोकने का ट्राई नहीं करना चाहिए। सिंपली यहाँ पे यही बात है कि जो इस बंदे की बुक है वो आपकी बुक से काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने खुद इस किताब को पढ़ा और काफी ज्यादा शानदार तरीके से लिखी हुई है। मैं बस आपको यही बोलूंगा कि आप शांति से एक बार इस किताब को पढ़ो, ये बुक सच में शानदार है। वेनहाउ तुम कहाँ पे जा रहे हो? वेनहाउ बोल रहा होता है, सिटी लॉर्ड आप क्या बोलना चाहते हैं मैं समझ गया, अब मैं खुद से न्याय लूंगा। ये बोलते हुए वेनहाउ वहाँ चला जाता है।
गार्ड बोल रहा होता है सिटी लॉर्ड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये वेनहाउ काफी ज्यादा गुस्से में गया है। सिटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं क्रिस एक काफी ज्यादा शानदार इंसान होगा क्योंकि उसने ऐसे एक मास्टरपीस लिखी है। मुझे देखना कि आखिर प्रॉब्लम आने पे वो बंदा कैसा है, क्या वो सच में कहानी क्रिस जैसा ही है। जू वेनहाउ ने 30 गोल्ड कॉइन खर्च करते हुए और 100 स्क्रॉल्स को बुला लिया। जब तक वो लोग डेंग जियान के दुकान पे पहुंचे तब तक उनके साथ में कम से कम 1000 लोग हुए थे। क्रिस का दोस्त बोल रहा होता है मिस्टर डेंग बाहर आइए, आखिर आपने कैसे गंदी बुक को पब्लिश किया है। एक बुक के चक्कर में आप सारे के सारे लेंसन सिटी के स्कॉलर्स को अपना दुश्मन बना रहे हैं। डेंग जियान सोच रहा होता है आज मैंने जितनी भी बुक बेची है उसमें से 1/3 तो स्कॉलर्स ने खरीदी है और अब यहाँ पे आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सच में ये बहुत ज्यादा बेशरम है। स्कॉलर्स बोल रहे होते हैं मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बाहर आइए और इस बुक को जला दीजिए। डेंजियान बाहर आते हुए बोल रहा होता है स्कॉलर्स क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास में अभी वो किताब नहीं है। स्कॉलर बोल रहा होता है बुक स्टोर वाला बोल रहा है कि उसके पास में बुक नहीं है। ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात हो गई। चलो भाई अंदर चल के इसी किताब को लेके आते हैं। डेंजियान बोल रहा होता है ऐसा मत करो, ऐसा करने तुम सभी लोग प्रॉब्लम में फंस जाओगे। वेनहाउ सोच रहा होता है आखिर में पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये लैंसन सिटी है, जुआनो सिटी नहीं। क्रिस तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारी सारी बुक से जला दूंगा। फिर वो बुक से भरी हुई कार्टन को ढूंढ लेते हैं और फिर कहते हैं हमें इसे जलाना होगा। वेनहाउ सोच रहा होता है मेरे दोस्त ने काफी अच्छा काम किया है, मैंने तो इससे कहा था कि मैं इसको हर 100 बुक पे 2 सिलर दूंगा, लगता है मुझे इसे काफी सारा पैसा देना पड़ेगा। वैंग स्ट्रीमिंग बोल रहा होता है यहाँ पे कितनी बुक पड़ी हुई है। वैंगजियान हमसे झूठ बोल रहा है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं इसको जला दो, इसको जला दो। वैंसी बोल रहा होता है सभी के दिमाग को सही करने के लिए मैं इस पोजन किताब को जला रहा हूँ, आज हमारे लैंसन सिटी की लिटरेचर की जीत हुई है। ये बोलते वो किताब जला देता है। वेनहाउ बोल रहा होता है कि तुम भले से ही लिखने में काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारी किताबें भी काफी अच्छी चले, पर तुम्हारी किताबें आग से तो जलेंगी ही ना। तुम्हारी इन किताबों को जलते हुए देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी डेंगजियान अपने बंदों को लेकर किताबों को पानी में फेंकने लगता है। डेंगजियान बोल रहा होता है कैसे भी करके इस आग को जलने से रोको। तभी वो स्कॉलर्स आगे बढ़कर डेंगजियान को लोगों को मारने लगते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस कचरे को जलाने से रोकने की, ये लैंसन सिटी के लिए एक जहर है। डेंगजियान बोल रहा होता है किसने बोला ये जहर है, ये हमारे मोनार्क की इशू करी गई नई डील एडिक्ट है। तुम लोगों ने इस बुक को जहर बोला है और पूरी बुक को जला दिया, इसका मतलब तुम एम्परर के खिलाफ हो। तभी वहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वेनहाउ का दोस्त बोलता है मजाक करना बंद करो, तुम अपने फायदे के लिए किंग का नाम यूज नहीं कर सकते। तभी डेंगजियान उन्हें एक किताब दिखाते हुए बोलता है ये देखो। वेनहाउ बोल रहा होता है ये तो रियल में न्यू डील एडिक्ट है। वेनहाउ का दोस्त बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बिजनेसमैन ऐसी बुक को कैसे प्रिंट कर रहा है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि जो न्यू डील एडिक्ट है उसके अंदर हजारों वर्ड्स है और उसको ज्यादा क्वांटिटी में छपवाया जाता है, साथ ही कभी भी बेचा नहीं जाता। ऐसी चीजों को ज्यादातर ऑर्डिनरी बिजनेसमैन प्रिंट भी नहीं कर सकते। डेंगजियान बोल रहा होता है इन सभी लोगों ने मिलकर किंग की न्यू डील एडिक्ट को जलाया है और उसको जलाने से पहले जहर बोल रहे थे। ये सभी के सभी यहाँ पे गद्दार है। वेनहाउ का दोस्त बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, हम लोगों ने यहाँ पे जो भी बुक जलाई है वो सभी के सभी बाउंडलेस विंड एंड मून थी और हम उसी के बारे में बात भी कर रहे थे। क्रिस वहाँ पे आते हुए बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे किंग की न्यू डील एडिक्ट को जला दिया, इसका मतलब तुम्हें वो बुक पसंद नहीं आई और तुम लोग यहाँ पे रिबेल कर रहे हो। किंग की नई पॉलिसीज को ऐसे खुले में आके मना करना ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। ऐसे लोगों को तो 1000 कोड़े पड़ने चाहिए और देश से भी निकाल देना चाहिए। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है ये सभी लोग स्कॉलर्स है, इन लोगों के लिए इनकी इज्जत काफी ज्यादा बड़ी होती है और अगर इन लोगों को 30-30 कोड़े पड़ते हैं तो इन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर इनको देश से निकाल दिया गया तो इनके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि इनको भेजा जाएगा नैंतियान आइसलैंड पे जो कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही कटा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट है। क्रिस सोच रहा होता है मैंने इन सारे बुक्स के कवर को छुपा दिया था, फायर से कॉन्टेक्ट में आने की वजह से लोग सामने आए। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि इन लोगों ने जो बुक जलाई थी वो तो कोई और थी। तभी वेनहाउ का दोस्त आगे बढ़ते हुए बोलता है क्रिस मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी जिंदा उसके हाथ में डंडा मार देता है। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हें तो पक्का नैंतियान आइसलैंड में भेजा जाएगा, तुम तो नहीं बचने वाले। आज तक तुम्हें पता जितने भी लोग मुझसे भिड़े हैं वो सभी के सभी नहीं बचे। क्रिस बोल रहा होता है आप सभी लोगों ने देखा ना, यहाँ पे इन सभी को सबसे पहले जलाने वाला वेनहाउ का दोस्त था, आप लोग तो बस सपोर्ट कर रहे थे। वेनहाउ सोच रहा होता है क्रिस तुम यहाँ पे मुझसे जीत गए। फिर वेनहाउ सभी लोगों से बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुम सभी लोग इसके साथ में जाना चाहते हो, इसे तुम लोग अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हो और तुम सभी के सभी नहीं बचने वाले, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिसकी वजह से तुम्हारी जगह को कम कर दिया जाएगा। तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सच बताना है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पे किसने ऑर्डर किया था सब कुछ करने के लिए, कौन था वो पहला बंदा जिसने की किताबें जलाई। वहाँ पे सभी लोग वेनहाउ को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे सिलोड आ जाते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है सिलोड बिल्कुल तैयार थे, अगर किसके जान के ऊपर बात आती तो सबसे पहले वो रेस्क्यू करने के लिए आते, लेकिन यहाँ पे जो चीजें थी वो एक्सपेक्टेशन से अलग ही हो गई। क्रिस बोल रहा होता है सिटी लॉर्ड वेनहाउ यहाँ पे आया था किंग की न्यू डील एडिक्ट को जलाने के लिए, इससे ये उनके खिलाफ अपनी सोच को दिखा रहा है क्योंकि ये लोग अपना विस्काउंट मेंशन और अपनी मिलिट्री पावर हार गए हैं। इनको किंग के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत है। वेनहाउ बोल रहा होता है क्रिस फालतू बातें मत कर,
फिर क्रिस आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, मुझे बता क्या तुम लोग को यहाँ पे वेनहाउ ने बुलाया था? वो बंदे बोल रहे होते हैं, हाँ हम लोगों को वेनहाउ ने हायर किया था यहाँ पे सारी बुक्स को जलाने के लिए। हमें तो पता भी नहीं था कि ये न्यू डील एडिक्ट है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, हाँ ये किंग के नए रूल से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, इसी वजह से इसने किताबें जलवाई है। वेनहाउ बोल रहा होता है, तुम सभी के सभी बहुत ही बड़े कमीने हो। क्रिस बोल रहा होता है, आपके पास में विटनेस भी है और फिजिकल एविडेंस भी, ये केस तो यहीं पे सॉल्व हो चुका है। श्रीलॉर्ड सोच रहे होते हैं, मुझे लगा था ये बंदा मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, पर ये तो बेहद ही खतरनाक निकला। श्रीलॉर्ड बोल रहे होते हैं, मिस्टर क्रिस मैं आपका बहुत लंबे टाइम तक दोस्त रहा हूँ। आपके जो बाउंडलेस विंड एंड मून है वो सच में एक मास्टरपीस है, और इसके जो ऑथर है जो कि आप है वो काफी ज्यादा शानदार है। क्या आप मुझसे बात करने के लिए मेरे मेंशन में आएंगे? आगे वो लोग मेंशन आगे होते हैं। श्रीलॉर्ड बोल रहे होते हैं, मुझे पता है आपको जू वेनहाउ को मारना है और आप पूरी जू फैमिली को भी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी मोनार्क ने इन लोगों की तारीफ करी थी अपने विस्काउंट की पोजीशन को देने के लिए और अपनी पूरी मिलिट्री पावर को खत्म करने के लिए। अगर वेनहाउ यहाँ पे न्यू डील एडिक्ट के खिलाफ जाता है तो ये मोनार्क के मुंह पे थप्पड़ होगा, और अगर ये चीज मैं रिपोर्ट करता हूँ तो मोनार्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मेरे लिए ये सब कुछ हैंडल करना काफी ज्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। उससे भी बड़ी बात, क्या आपको लगता है मोनार्क किसी छोटी सी बात के लिए जू फैमिली को हर्ट करेंगे? श्रीलॉर्ड सोच रहे होते जो विस्काउंट लैंसन हो सबसे पहले डील के लिए मान गए थे, अगर उनकी फैमिली किंग के हाथों मारी गई तो आखिर सारे लोग डील के लिए क्यों मानेंगे? नोबल्स तो बिल्कुल ही खिलाफ हो जाएंगे। जितने भी लोग उनसे एंड तक फाइट करेंगे वो कभी भी उनको अपनी मिलिट्री पावर नहीं देंगे, और ये बात क्रिस को अच्छे से पता है। फिर श्रीलॉर्ड बोलते हैं, हम जू वेनहाउ को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से मोनार्क की इज्जत खराब हो जाएगी और मेरे लिए यहाँ पे रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर क्रिस, लेकिन मैं यहाँ पे वेनहाउ को कुछ भी नहीं कर सकता। क्रिस बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप बैठ के शो के मजे लीजिए। श्रीलॉर्ड बोल रहे होते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? क्रिस बोल रहा होता है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। क्रिस को देखते हुए श्रीलॉर्ड बोल रहे होते हैं, ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। आगे क्रिस वेनहाउ के पास में आ गया होता है। वेनहाउ बोल रहा होता है, मैं मानता हूँ तुम काफी ज्यादा चालाक हो, पर तुम एक बहुत ही बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तुम्हें पता है ना इस दुनिया में पावर कैसे काम आती है। तुम यहाँ पे साबित करना चाहते हो कि मैंने यहाँ पे न्यू डील एडिक्ट को जलाया है और मैं इसके खिलाफ जाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है क्योंकि जो श्रीलॉर्ड लीफ हैंगे और बाकी सारे लोग वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले। क्रिस बोल रहा होता, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ मिस्टर जू, हम लोग को वेट करना चाहिए जब तक आपके फादर मुझसे बात करने के लिए नहीं आ जाते। वेनहाउ बोल रहा होता, तुम्हें छोटे मोटे सन इन लो हो, तुम चाहते हो मेरे फादर आके तुमसे खुद बात करे? थोड़ी देर में वहाँ पे विस्काउंट मेंशन आ जाते हैं। वेनहाउ बोल रहा होता है, फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें बताया जाता है कि विस्काउंट मेंशन का नाम है जू लैंटिन। विस्काउंट सबसे पहले आगे श्रीलॉर्ड को ग्रीट करते हैं। विस्काउंट क्रिस से बोल रहे होते हैं, मुझे माफ करना क्रिस, मैं तुम्हारी शादी को अटेंड नहीं कर पाया, पर शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हम आपके 100 साल पुराने नेबर्स और आपने हमें नहीं बुलाया, इस बात का हमें काफी ज्यादा बुरा लगा। क्रिस बोल रहा होता है, विस्काउंट आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता। ये सुनकर विस्काउंट और वेनहाउ काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। वेनहाउ बोल रहा होता है, तुम्हें पता तुम किससे बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ, काउंट जुआनू के बराबर के आदमी है। क्रिस बोल रहा होता, मुझे कोई फालतू बातें नहीं करनी, मेरी सिर्फ 2 कंडीशंस है। आपके बेटे ने मुझे सबके सामने प्रोवोक किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको 2 थप्पड़ मारो, वो भी सबके सामने। और दूसरा, जो जू वेनहाउ की किताब है मेडियन डक एंड ड्रीम, वो काफी ज्यादा बेकार किताब है। आपको यहाँ पे जितनी भी बुक है जो कि बिकी नहीं है उन सभी को जला देना है। वैसे भी सिर्फ किताबें जलाना काफी ज्यादा पसंद है, तो इससे बढ़िया तो यही है ना कि खुद ही अपनी किताबों को जला दे। तभी जो वेनहाउ होता है वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। टाउन बोल रहा होता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।